प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काव्य हेतु। काव्य हेतु काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे संस्कृत के आचार्यों के अनुसार काव्य हेतु, हिंदी के आचार्यों के अनुसार काव्य हेतु और पाश्चात्य का आचार्यों के अनुसार काव्य हेतु। यह प्रकरण कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और सोमन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के एमए हिंदी के पाठ्यक्रम में है। और साथ ही साथ अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण बिंदु है। और साथ ही साथ विभिन्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रकरण हमारे लिए पाठ्यक्रम के साथ साथ जो है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले काव्य हेतु क्या है। काव्य हेतु का आशय है, अगर काव्य हेतु का आप सामान्य भाषा में जाने तो काव्य हेतु का मतलब है मानव की वह शक्ति या मनुष्य की वह शक्ति जो मनुष्य को कविता करने के लिए प्रेरित करती है या काव्य लिखने के लिए प्रेरित करती है, उस शक्ति को हम काव्य हेतु कहते हैं। काव्य या साहित्य के हेतु का सीधा अर्थ है काव्य निर्माण का कारण। इसके अंतर्गत उन तत्वों का विश्लेषण किया जाता है जिनके कारण काव्य की रचना होती है। भारतीय काव्य शास्त्र में इस तत्व का अत्यंत वैज्ञानिक विवेचन हुआ है कि कवि में कौन सी शक्ति निहित है जिसके कारण वह सामान्य मानव होकर भी विलक्षण काव्य की रचना करता है। तो ये भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के संबंध में अनेकों विद्वानों ने, अनेकों जो है काव्य शास्त्रियों ने, अनेकों आचार्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं और अलग अलग मत जो है देखने को मिलते हैं। अलग अलग आचार्यों द्वारा अलग अलग काव्य हेतु माने गए हैं, पर इस पर चर्चा परिचर्चा बहुत अधिक मात्रा में हुई है हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत के आचार्यों के अनुसार काव्य हेतु। संस्कृत के आचार्यों ने काव्य का हेतु किसे माना है, किन किन बातों को जो है काव्य का हेतु माना है। तो सबसे प्राचीन आचार्य है भामह। भामह के अनुसार काव्य के हेतु काव्य के उन्होंने तीन हेतु माने हैं। काव्य के या तीन साधन माने हैं। वो मानते हैं कि तीन साधन है काव्य के। नंबर 1 प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ये जो है तीन उन्होंने जो है काव्य के हेतु माने हैं, काव्य के साधन माने हैं। और इसी पर जो है फिर जैसे रुद्रट है, तो रुद्रट ने भी यही तीन माने हैं। वे प्रतिभा को महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व मानते हैं। आचार्य भामह जो है उनका मानना है कि प्रतिभा जो है वह सबसे पहला तत्व है जिससे काव्य की रचना होती है और अनिवार्य तत्व है। अगर ये प्रतिभा होने के बावजूद ही जो है फिर व्युत्पत्ति और अभ्यास भी है साथ में, तो सबसे प्रमुख जो तत्व है वह प्रतिभा है। नंबर दूसरे आचार्य है संस्कृत के दंडी। दंडी के अनुसार जो है दंडी ने प्रतिभा, अध्ययन तथा अभ्यास तीनों को जो है सम्मिलित रूप से काव्य का हेतु स्वीकार किया है। वो मानते हैं कि प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास तीनों ही जो है ये होंगे तभी काव्य की रचना हो सकती है। तीनों अगर नहीं होंगे तो तीन में से एक भी नहीं होगा तो काव्य की रचना नहीं हो सकती है। वो तीनों को समान रूप से काव्य का हेतु मानते हैं। उन्होंने काव्य दर्शन में लिखा है नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम तो बहु निर्मलम आनंदश्चाभियोगो योगोयस्या कारणम काव्य संपदम। तो वो कहते हैं कि जो है प्रतिभा और नैसर्गिकी, प्रतिभा और श्रुतम जो है तीनों जो है जो काव्य के हेतु हैं। अगर इन तीनों के बिना जो है काव्य का संपादन नहीं किया जा सकता है। उधर आनंदश्चाभियोगो शिगस्या कारणम काव्य संपदम प्रकार से उन्होंने कहा है। और अगले हैं वामन के अनुसार। वामन कहते हैं, वामन ने काव्य अलंकार की रचना है काव्य अलंकार शूद्रवृत्ति। उसमें उन्होंने प्रतिभा को काव्य का मूल कारण माना है। ये भी जो है काव्य का मूल कारण, काव्य का प्रमुख कारण जो है वो प्रतिभा को मानते हैं और उन्होंने इसे जन्मजात गुण स्वीकार किया है। वो मानते हैं कि प्रतिभा जो है मानव में जन्मजात होती है। लोक व्यवहार, शास्त्र एवं शब्दकोश आदि को गौण रूप में वो काव्य का हेतु मानते हैं। वैसे तो काव्य के चार हेतु मानते हैं वो,
प्रतिभा, लोक व्यवहार, शास्त्र एवं शब्दकोश। इन चारों को मानते हैं, चार में से तीन को गौड़ मानते हैं और प्रमुख जो मानते हैं वो प्रतिभा को मानते हैं। वो कहते हैं कि प्रतिभा जो है मानव में जन्मजात होती है, ये सब में नहीं होती, किसी किसी में जो है यह काव्य करने की प्रतिभा होती है। और इसके साथ जो है तीन जो है लोक व्यवहार, शास्त्र एवं शब्दकोश आदि जो है गौण है। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वामन ने काव्य हेतु कितने माने हैं, तो चार माने हमने, एक प्रमुख और तीन जो है गौण रूप में। नंबर 4 है राजशेखर के अनुसार। राजशेखर कहते हैं इन्होंने प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति को काव्य का हेतु माना है। अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजशेखर ने काव्य के हेतु कितने बताए हैं, तो राजशेखर ने दो ही काव्य के हेतु बताए हैं, एक प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति। अगले हैं मम्मट। मम्मट ने जो है अपने ग्रंथ जो है काव्य प्रकाश में लिखा है, शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु उद्भवे। तो वो लिखते हैं कि जो शक्ति, निपुणता और लोक शास्त्र जो मम्मट है उन्होंने एक आध चीज अब जोड़ दी है, वो जो है उन्होंने लिखा है कि कवि में रहने वाली स्वाभाविक प्रतिभा रूपी शक्ति, लोक व्यवहार, शास्त्र तथा काव्यादि के अध्ययन से निपुणता पाकर गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास से अधिक निपुण होकर काव्य का कारण बनती है। मम्मट जो है शक्ति को काव्य का बीज संस्कार मानते हैं। वो मानते हैं कि शक्ति जो है, शक्ति या प्रतिभा एक ही है, शक्ति कहे या प्रतिभा कहे, तो वो कहते हैं कि शक्ति काव्य का बीज संस्कार है। अगर शक्ति नहीं होगी, प्रतिभा नहीं होगी तो काव्य की रचना नहीं हो सकती है, काव्य की सृष्टि करना संभव नहीं है। सबसे पहले शक्ति का होना आवश्यक माना है। प्रतिभा को ही प्रमुख रूप से काव्य का संस्कार मानते हैं। पंडित राज जगन्नाथ है, इन्होंने काव्य निर्माण का हेतु प्रतिभा को स्वीकार किया है। प्रतिभा, ये भी प्रमुख रूप से प्रतिभा को जो है काव्य का हेतु मानते हैं। ये लिखते हैं तस्य च कारणम कविता केवलम प्रतिभा। ये केवल प्रतिभा जो है कवि का जो है कारण है, काव्य का या कविता का कारण जो है केवल प्रतिभा को ही मानते हैं। ये तो रहे संस्कृत के आचार्य। अब हम बात करते हैं हिंदी के आचार्यों ने काव्य हेतु के संबंध में क्या माना है। तो सबसे पहले कुलपति मिश्र हैं। कुलपति मिश्र जो है काव्य के हेतु वो लिखते हैं, शब्द अर्थ जिनते बने नीकी भांति कवित्व सुदिद्यावन समृद्ध दिन कारण कवि को चित्त है। वो कहते हैं कि कवित्व का जो कारण है वह शक्ति है, कहीं व्युत्पत्ति कहीं अभ्यास, तीनों जो है जानिए, इन तीनों को जो है शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को जो है वो काव्य का हेतु मानते हैं। कई बार पूछ लिया जा सकता है कि कुलपति मिश्र ने जो है काव्य के हेतु कितने माने हैं, तो तीन माने हैं, वो भी शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को उन्होंने माना है। उसके बाद दूसरे हमारे जो है भिखारी दास है। ये काव्य के हेतु तीन हेतु मानते हैं काव्य के, शक्ति या प्रतिभा, काव्य रीति का अध्ययन और लोकानुभव। इन्होंने जो लोक का उनको ही जो है काव्य प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही उन्होंने थोड़ा सा बदल के लिख दिया है। शक्ति या प्रतिभा, काव्य रीति का अध्ययन और लोकानुभव। लोक का अनुभव जो है वो व्युत्पत्ति है एक तरीके से। नंबर 3 श्रीपति ये काव्य हेतु की संख्या 6 मानते हैं। ये थोड़ा सा अंतर है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखने योग्य बात है कि श्रीपति ने जो है काव्य के 6 हेतु माने हैं। कौन कौन से? शक्ति, निपुणता, लोकमत, व्युत्पत्ति और अभ्यास, अरु प्रतिभाते होत है ताको ललित प्रकाश। शक्ति है, निपुणता है, लोकमत है, व्युत्पत्ति है, अभ्यास है और प्रतिभा। शक्ति, निपुणता, लोकमत, व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा, ये 6 जो है इन्होंने काव्य के हेतु माने हैं। इनके माध्यम से ही कविता की रचना होती है, इनका मानना है श्रीपति के अनुसार। नंबर 4 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु मानते हैं और प्रतिभा को अधिक महत्व देते हैं। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, शुक्ल जी भी जो है इन तीनों को ही प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को मानते हैं और वो भी जो है प्रतिभा को ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ऐसे ही दिनकर जी कहते हैं कि ये प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को सामूहिक रूप से जो है काव्य का सृजन का
हेतु स्वीकार करते हैं और प्रेरणा को ठीक से ग्रहण करने और उसे ठीक ठाक लिखने के अभ्यास और प्रयास को मैं कविता का साधन कहता हूँ। डॉक्टर नगेंद्र ने भी जो है प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है और ये प्रतिभा चेतना मानते हैं, ये मानते हैं कि हमारे काव्य के प्रति चेतना है जो प्रतिभा है। तो इस प्रकार हिंदी के आचार्यों की बात है। अब हम बात करते हैं पाश्चात्य विचारक जो है, जो पाश्चात्य विचारक है वो क्या कहते हैं। जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री है उनका क्या मानना है। नंबर 1 है प्लेटो। प्लेटो कहते हैं कि ये प्रेरणा को जो है काव्य का हेतु मानते हैं। जरूरी है प्रेरणा, हमने पहले बात की थी कि उत्पत्ति वह क्या बोलते हैं, प्रतिभा वह शक्ति है मानव की जो काव्य करने को प्रेरित करती है। तो प्रेरणा को ही काव्य का हेतु मानते हैं। इनके अनुसार प्रेरणा के अभाव में कोई भी स्फुरण संभव नहीं है, यानी कोई भी जो है अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। नंबर 2 अरस्तु। अरस्तु ये प्रतिभा एवं सूझबूझ को काव्य का हेतु मानते हैं। एक तो प्रतिभा को मानते हैं, दूसरा सूझबूझ को मानते हैं। इनके अनुसार जो है कवि प्रतिभा जन्मजात होती है। इनका मानना है कि जो व्यक्ति जो है कवि होता है उसमें जन्मजात रूप से जो है प्रतिभा होती है कविता रचने की। तीसरे है पेन जॉनसन। ये काव्य के 3 हेतु मानते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, जो भारतीय आचार्यों ने भी माने हैं। तो इतने आचार्यों की बातों को सुनकर इन आचार्यों की के अनुसार अगर हम अनुमान लगाए तो काव्य के 3 हेतु बैठते हैं। सभी आचार्यों और विचारों के अनुसार जो देखें तो काव्य के 3 हेतु स्वीकार किए जा सकते हैं। नंबर 1 प्रतिभा, नंबर 2 व्युत्पत्ति और नंबर 3 अभ्यास। हम व्युत्पत्ति को निपुणता भी बोलते हैं और प्रतिभा को शक्ति भी बोलते हैं। तो प्रतिभा वह शक्ति जो नवीन विचार उत्पन्न करने वाली हो, वह प्रतिभा कहलाती है। ऐसी शक्ति जो नवीन विचार उत्पन्न कर सके, जो हमारे मन मस्तिष्क में नवीन विचार लाती है, वह क्या है, प्रतिभा। क्योंकि काव्य के लिए हमेशा नवीन विचार आना जरूरी है। अगर नवीन विचार नहीं आएंगे तो हमारी कविता नहीं बन सकती है। रुद्रट के अनुसार, रुद्रट कहते हैं जिस गुण के कारण स्थिर चित्त में अनेक प्रकार के वाक्यार्थों का स्फुरण हो, वह शक्ति प्रतिभा है। यानी एक प्रतिभा की शक्ति है कि मानव की शक्ति है। हम ये कैसे बुद्धि भी कह सकते हैं, प्रतिभा को बुद्धि कहें, हम इसको मनीषा कहें। ये प्रकार की शक्ति है मनुष्य की, जो मनुष्य के जन्मजात मनुष्य को मिलती है और ये जो नए विचारों को उत्पन्न करती है। नंबर 2 है, नंबर 2 व्युत्पत्ति या निपुणता। निपुणता जो है लोक और शास्त्र के अध्ययन और अनुशीलन से जो चतुरता प्राप्त होती है वह निपुणता है। हम जब कोई कार्य जो है, हम लोक व्यवहार देखते हैं या लोक जीवन में जिन चीजों को हम देखते हैं, जिन चीजों को हम करते हैं, उसके अध्ययन से जो, या तो हम लोक अध्ययन से या शास्त्रों के अध्ययन से जो कुछ हम सीखते हैं, जो हमें निपुणता आती है, वह व्युत्पत्ति या निपुणता कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, शास्त्रीय और लौकिक। जो हम किताबों से सीखते हैं, जो अध्ययन से सीखते हैं, वो शास्त्रीय निपुणता होगी, और जो हम लोक जीवन से सीखते हैं, जो हमारे सामान्य जनजीवन से सीखते हैं, वो लौकिक निपुणता कहलाएगी। ऐसे प्रतिभा भी 2 तरीके की होती है। एक कार्यत्री प्रतिभा बोलते हैं, भावयत्री प्रतिभा। भावयत्री जो होती है, जो वो श्रोता में या जो पढ़ने वाले में होती है, और कार्यत्री जो है, जो लिखता है, जो कवि है, उसमें वो शक्ति पाई जाती है। इसका अभ्यास, अभ्यास से आशय है बार बार किसी कार्य को करना या निरंतर प्रयास करना। हम कभी भी जो है, हम किसी भी कार्य को, अगर हमारे पास प्रतिभा भी है, हम निपुण भी है, अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो उतना अच्छा काव्य नहीं लिख सकते हैं। इसके बावजूद अगर हमारे पास प्रतिभा कम है, हमारे पास निपुणता कम है, तो हम अभ्यास करेंगे बार बार, तो हम कवि कर्म हमारा सफल हो जाएगा। जबकि निपुणता के लिए तो जो है अभ्यास जरूरी है, जितना हम अभ्यास करेंगे उतने निपुण बनते जाएंगे। तो 3 जो है यह काव्य की प्रतिभा माना, काव्य के हेतु माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा एक शक्ति है, व्युत्पत्ति एक अनुभव है, और अभ्यास जो है बार बार प्रयास करना है। हम 2 चीज हमारे पास हो, प्रतिभा और अभ्यास, तो तीसरी चीज व्युत्पत्ति जो है, हमारे पास निपुणता स्वयं ही आ जाएगी। क्योंकि प्रतिभा होना चाहिए हमारे पास। प्रतिभा जो कुछ जन्मजात, कुछ बढ़ सकती है, हम अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं,
निखार किसके माध्यम से? अभ्यास के माध्यम से। तो हम सामान्य रूप में ये कहें कि अभ्यास बहुत अनिवार्य तत्व है, तो ये भी हम सत्य होगा, क्योंकि अभ्यास से हम निपुणता ला सकते हैं, अभ्यास से अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। तो प्रतिभा भी दो तरीके की, एक कार्यत्री, एक भावित्री। कार्यत्री जो होगी वो होगी लेखक या कवि में, और भावित्री जो होगी वो होगी सहृदय में या आलोचक में, या जो श्रोता है उसमें, या पाठक जो है उसमें वो होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि काव्य हेतु क्या है, और काव्य हेतु संस्कृत के आचार्यों, हिंदी के आचार्यों और पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार किस प्रकार के जो है काव्य हेतु है। धन्यवाद।